सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल से रिलेटेड बातें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो जो बेसिकली आप लोगों को पता है कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो तो आपका 30 मार्क्स का होगा। ठीक है। तो 30 मार्क्स में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सपेरिमेंट तो एक करना पड़ेगा। तो उसमें आपके 12 मार्क्स है। ठीक है। वर्किंग फॉर्मूला, रे डायग्राम, सर्किट डायग्राम। इसमें 2 मार्क्स एक्सपेरिमेंट जो करेंगे उसमें 8 मार्क्स। रिजल्ट 2 मार्क्स। एक्टिविटी अगर आपने किया है, ठीक है, और प्रोजेक्ट किया है तो एक एक्टिविटी और एक प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, सो 4+4। और अगर प्रोजेक्ट नहीं किया है तो 2 एक्टिविटीज करने पड़ेंगे। ठीक है। फिर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, जो आपका प्रैक्टिकल नोटबुक है उसमें 6 मार्क्स और वाइवा 4 मार्क्स। ठीक है। 4 मार्क्स फॉर द वाइवा। तो बेसिकली जो आज का हमारा फोकस होने वाला है वो वाइवा के ऊपर ही होने वाला है। ठीक है। तो वाइवा के कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं। जैसे अगर आपका आ गया आईवी ग्राफ के ऊपर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसमें आपको पूछ सकते हैं स्टेट ओम्स लॉ। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हाउ आर वोल्टमीटर एंड एमीटर कनेक्टेड इन सर्किट। ठीक है। तो बेसिकली जब आप सर्किट प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वहाँ पे पता, सर्किट एग्जाम डायग्राम तो आपको एक्सपेरिमेंट में ड्रॉ करना ही है। तो वहाँ आपको आपको पता है कि जो वोल्टमीटर होता है वो सर्किट में हमेशा कैसे होता है, कैसे होता है, पैरेलल में होता है। एमीटर कैसे होता है, सीरीज में होता है। ठीक है। अब यहाँ पे कोई टीचर मतलब ज्यादा अगर मतलब इतने ज्यादा क्वेश्चन तो पूछते ही नहीं है, बट अगर पूछने का मन करे तो पूछ सकते हैं कि वोल्ट मीटर को सीरीज में, पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, एमीटर को सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं। ठीक है। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। ठीक है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ, ये वाला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है मैंने। व्हाट इज द शेप ऑफ आईवी ग्राफ। अब देखो, कोई भी क्वांटिटी, अगर दो क्वांटिटी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई, तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे इनके बीच में जो ग्राफ होगा ना वो ग्राफ, वो इट विल ऑलवेज बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो यहाँ पे आईवी ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो दिस आईवी ग्राफ इज ऑल्सो ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब ये याद रखना कि आईवी ग्राफ है, इसका अगर स्लोप पूछ लिया ना तो इसका स्लोप जो होगा वो 1 बाय रेजिस्टेंस होगा। अगर वी आई ग्राफ है, वी आई ग्राफ, और इसका स्लोप अगर पूछ लिया तो वो रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। इसका स्लोप होगा रेजिस्टेंस। ओके। फिर मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट अगर पूछते हैं तो इसमें ऑब्वियसली व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये तो थ्योरी में भी पढ़ा है। वाई द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 1 मीटर लॉन्ग वायर होता है एंड इट इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। विच मटेरियल इज यूज टू इज इन मीटर ब्रिज वायर। तो उसमें जो वो 1 मीटर लॉन्ग वायर होता है ना, किसका होता है वो, कांस्टेंट। ठीक है। वो निक्रोम का होता है, निक्रोम या कॉन्स्टेंटेन का होता है। क्यों, क्योंकि ये वायर का जो अल्फा होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो टेम्परेचर के साथ ज्यादा चेंज नहीं होता। तो अगर टेम्परेचर के साथ अल्फा चेंज नहीं हो रहा तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपका वो गर्म हो जाता है ना वायर, तो वायर गर्म होने से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो यू गेट मोर मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स। व्हेन इज द ब्रिज मोस्ट सेंसिटिव। मोस्ट सेंसिटिव मतलब वो ज्यादा एक्यूरेसी कब होता है, व्हेन द बैलेंसिंग लेंथ इज, बैलेंस पॉइंट वो मिड पॉइंट, नियर मिड पॉइंट आना चाहिए। ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, गैल्वेनोमीटर का काम है टू डिटेक्ट पोजीशन ऑफ नल डिफ्लेक्शन। कंस्ट्रक्ट ए पोटेंशियल डिवाइडर। अच्छा, यहाँ पे और एक बात बता दूं कि वाइवा में जरूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर पता हो। ठीक है। बट आपको जो पता है वो आप साफ साफ बताइए, जो आपको नहीं पता है आप पोलाइटली बोलिए कि सॉरी सर ये मुझे नहीं मालूम है, आप दूसरा क्वेश्चन पूछ लीजिए। ठीक है। बट वहां पे झूठ बोलने का या मतलब जो तो बोलने का कोशिश मत करना है। पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो नहीं पता है। डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ, ये विद रिगार्ड टू सेल। ठीक है। कंस्ट्रक्टिव पोटेंशियल डिवाइडर वाला एक्सपेरिमेंट जो है, यूज एंड वेरीफाई ओम्स लॉ, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है। तो अगर सेल है, अगर सेल है तो सेल के अक्रॉस अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं इन ओपन सर्किट तो वो हो गया ईएमएफ। और अगर क्लोज सर्किट में मेजर कर रहे हैं तो हो गया वो पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ रियोस्टेट। रियोस्टेट का काम क्या है, रियोस्टेट इज वेरिएबल रेजिस्टर, वो सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस चेंज करता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी। तो बैटरी इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स।
डिफाइन द टर्म इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? सो इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल। इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स भी इसमें इंक्लूडेड होता है, मतलब सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। फिर नेक्स्ट ये जो मैग्नेट का एक्सपेरिमेंट है, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। तो इसमें दो केस है, एक नॉर्थ पोल फेसिंग नॉर्थ, एक नॉर्थ पोल फेसिंग साउथ। तो उसमें आप पूछ सकते हैं कि लोकेशन न्यूट्रल पॉइंट का दोनों केसेस में कहाँ पे है, नॉर्थ नॉर्थ में कहाँ पे है और नॉर्थ साउथ पे कहाँ पे है। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट का डेफिनेशन पूछ सकते हैं। न्यूट्रल पॉइंट मतलब जहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, मतलब अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट का फील्ड एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। डिफाइन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये आपको पूछ सकते हैं, तो ये चीज आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ। ठीक है, वाई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट, ये चीज आप लोगों ने और एक पढ़ा होगा कि वाई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट। सेम रीजन यहाँ पे बताना है। स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। व्हाट हैपन इफ द मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स। एक मतलब मैग्नेट है, उसको अगर दो पार्ट में तोड़ दिया तो क्या होगा? तो अगर ये नॉर्थ साउथ है, तो अगर तोड़ दिया तो नॉर्थ साउथ में दो मैग्नेट हो जाएंगे। ठीक है, डज मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट, क्या हम लोग मोनोपोल मतलब एक सिंगल नॉर्थ पोल सिंगल साउथ पोल को आइसोलेट कर सकते हैं? नको, नहीं कर सकते हैं। डिफाइन मैग्नेटिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दो फॉर्म में होता है। एक लिख सकते हैं हम लोग एन आई ई, ये करंट लूप के लिए। ठीक है, और एक लिख सकते हैं हम लोग पोल स्ट्रेंथ इनटू डाइपोल लेंथ। ठीक है, ये दो फॉर्म है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस यूजिंग बाय प्लॉटिंग यूवी ग्राफ। तो इसमें आपका फोकल लेंथ का डेफिनेशन, पोजीशन नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट पोजीशन ऑफ, पोजीशन नेचर ऑफ इमेज फॉर ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट पोजीशंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग पोजीशन में, मतलब u इज ग्रेटर देन f, u इज बिटवीन f एंड ट्वाइस f। ठीक है, u इज बियॉन्ड ट्वाइस f। ठीक है, तो इन सब पोजीशन में ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग पोजीशन में, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसका मैग्निफिकेशन कैसा होगा, what are paraxial and marginal rays। ठीक है, on what factors does focal length of lens depends। focal length किस किस factors के ऊपर डिपेंड करता है? does focal length depends on nature of light। does focal length of lens changes if lens is placed in water। ये लेंस के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी दो, does focal length depends on लाइट जो बोल रहे हैं, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो लेंस मेकर फॉर्मूला जो है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2। और ये जो म्यू है, ये दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, एंड फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, इसको मतलब फोकल लेंथ वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। हाउ डज द फोकल लेंथ चेंजेस इफ लेंस इज कट इनटू टू हाफ्स। मतलब अगर लेंस एक है, इसको ऐसे बी से काट दिया तो ऐसे दो पार्ट मिलेंगे। ठीक है, और अगर लेंस ऐसे है और ऊपर से ऐसे काट दिया तो ऐसे दो पार्ट मिलेंगे, तो उसमें फोकल लेंथ कैसे चेंज होता है? ठीक है, फिर आपका आ गया प्रिज्म। तो प्रिज्म में डेफिनेशन, प्रिज्म क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ मीडियम डेविएशन क्या होता है, और ये सब चीजें आपको रे डायग्राम में आइडेंटिफाई करने भी आ सकती है। तो ऑप्टिक्स के जितने भी मतलब ऑप्टिक्स रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है, वहाँ पे रे डायग्राम प्रैक्टिस करना है। इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट है, उसमें सर्किट डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, फॉर हाउ मेनी एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ डेविएशन इज सेम। व्हाट हैपेंस एट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है? ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या है, रिफ्रैक्टिव, ये सब स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, पढ़ने ही है। ठीक है, हाउ डज एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट। डिस्पर्जन क्या होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन। डज कलर ऑफ लाइट इन्फ्लुएंस द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द ग्राफ, आईडी ग्राफ, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, फिर डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब बाय पिन मेथड। रिलेटिव और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ठीक है, फिर डिफाइन लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कॉची लॉ क्या है? पैरालैक्स एरर। ठीक है, पैरालैक्स एरर क्या है? इज द स्पीड ऑफ लाइट फास्टर इन ग्लास और वाटर। मतलब वाटर, ग्लास और वाटर में से स्पीड ऑफ लाइट किस में ज्यादा है? ठीक है, तो ये कुछ वाइवा के क्वेश्चंस है। ठीक है, बट बेसिकली देखो, अब क्वेश्चन का कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब एक एक एक्सपेरिमेंट में आपको 100 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो बट ये बेसिक कुछ चीजें हैं जो आप अगर पढ़ के जाए तो विद कॉन्फिडेंस आप लोग मतलब इसके आसपास क्वेश्चन पूछेंगे, मगर यही पूछेंगे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिकली पता होना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट में आपको प्रैक्टिस क्या करके आना है? प्रैक्टिस आप करके जाओ, ग्राफ प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसका ग्राफ प्रैक्टिस कर लिया। अब वहां पे आपको जब मिलता है, तो देखो आप सबसे पहले आपको एम लिखना है। ठीक है, आपको वहां पे एम लिखना है, तो एम तो आपको जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें जो लिखा है वही छाप दिया। एम के भी मार्क्स है। ठीक है, उसके बाद आपको मटेरियल्स रिक्वायर्ड, मटेरियल्स रिक्वायर्ड। अब मटेरियल्स रिक्वायर्ड में तो यार, जब आपको वो जो
एक्सपेरिमेंट है उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला कुछ आ गया, फॉर्मूला वगैरह, ठीक है। फिर आगे आ गया थ्योरी, थ्योरी मतलब आपको बेसिक चीजें वहां पे लिख दी है, मैग्नेट के एक्सपेरिमेंट है, डेफिनेशंस वगैरह लिख दिए, ठीक है। लॉ वगैरह लिखिए, ओम्स लॉ है तो वो लॉ का स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है। मीटर ब्रिज है तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल लिख दिया। फिर आप मतलब आपका जो टेबल है वो आपने किया, और टेबल ड्रॉ करके वहां पे एंट्रीज कर ली। फिर कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन अच्छे से सुंदर से दिखा दिया, इस टेबल से रिलेटेड जो ग्राफ है वो दिखा दिया, ठीक है। और फिर रिजल्ट, और फिर आ गया प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस एटलीस्ट मतलब दो लिखें, काफी है, ठीक है। दो से ज्यादा लिख सकते हैं, अच्छी बात है, बट दो लिखिए काफी है, ठीक है। चीजों को साफ साफ करना है, ठीक है। और देखो एक चीज आपको मतलब कुछ चीजों का आइडिया आपको होना चाहिए, जैसे अब वेदर इट इज ग्लास स्लैब और या फिर प्रिज्म, तो आप रिफ्रैक्टिवनेस निकालते हो तो 1.5 1.4 के आसपास आएगा, ठीक है। अब आपका वैल्यू अगर 2 3 आ रहा है तो ऑब्वियसली गलत है, तो यहाँ पे करते समय आपको थोड़ा केयरफुल होना है, ठीक है। उसी तरह से जैसे अब रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस अब 5 ओम, 10 ओम, मतलब इस रेंज में 15 ओम, इस रेंज में होता है, ठीक है। लेंस का फोकल लेंथ भी इसी रेंज में 10 15 के आसपास होता है। तो एक्सपेरिमेंट करते समय ऐसा नहीं है कि मतलब फाइनल रिजल्ट आया तब जाके आपको पता चले कि अरे यार ये तो गड़बड़ कर दिया, ठीक है। और करते समय एवरीथिंग शुड बी इन योर कंट्रोल एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट। मेन चीज है आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है, डरना नहीं है, आप कर लोगे, ठीक है। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ आप पढ़िए, एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है। मेरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है, बेस्ट विशेष, गुड लक।